Education is what gets you started and habit is what keeps you going on. Yes, my dear students, with these lines, your Honey ma'am, welcome back to my channel, and today I am going to explain the topic, as you know, force and laws of motion, chapter 9 and of class 9. बहुत सारी डिमांड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आप 10th के ही वीडियोस डालते हैं, प्लीज़ आप 9th के भी वीडियोस डालिए. मैथ्स में तो ऑलरेडी सर डालते ही हैं, तो 9th के वीडियोस के लिए मैं आपके लिए एक ये चैप्टर लेके आई हूँ, जो ये चैप्टर शायद आपके फर्स्ट टर्म में आने वाला है, शायद क्या डेफिनेटली आता ही है, और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे. आज पूरे कोशिश की हूँ कि मैं सब कुछ समझाऊँ आपको, और जो लाइंस मैंने की है आज आपको बताई है स्टूडेंट्स, उस पर अब ध्यान दीजिए. क्या है ये? मोटिवेशन इज़ वॉट दैट गेट्स यू स्टार्टेड. किसी का भी मोटिवेशन आपको किसी भी चीज़, अच्छी बात को स्टार्ट करने के लिए तो हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अगर आप उस मोटिवेशन को अपने हैबिट में नहीं लाए, ठीक है, अगर आप उस मोटिवेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उस पर्टिकुलर थिंग को अपनी हैबिट में नहीं लाए, तो वो क्या होगा बेटा, वो गोइंग ऑन नहीं रहेगा, वो बस कुछ ही दिनों का रह जाएगा. तो आपको उस मोटिवेशन को क्या करना है, हैबिट में लाना है. तो ये इस सोच के साथ, इस थिंकिंग के साथ आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस पे टॉपिक. हमने इस पे पढ़ना क्या क्या है देखते हैं. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ऑफकोर्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके लॉज के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या क्या हेल्पफुल है, उन फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कोलिजन ऑफ मोमेंटम के कोलिजन एंड मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे. तो कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, क्या उनमें प्रोसेस होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वाले किसमें, चैप्टर में. तो स्टार्ट करते हैं फोर्स से. फोर्स होता क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो बॉडी पे लगता है और पुश और पुल होता है, या तो खींचा जाता है या तो धकेला जाता है. ठीक है, इधर यू विल पुश और पुल द थिंग्स, व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस इट्स अ फोर्स. ठीक है, तो विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और चेंज द मूविंग बॉडी का डायरेक्शन. कुछ भी, जो भी ऐसा कुछ होता है एक मूविंग बॉडी के साथ, वो फोर्स कहलाता है. मतलब आप किसी मूविंग बॉडी को, चलती हुई मूविंग बॉडी को स्टॉप करेंगे, स्टॉप हुई को धक्का देंगे, किसी का डायरेक्शन चेंज करेंगे, किसी की स्पीड चेंज करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज व्हाट, फोर्स. ठीक है, तो ये फोर्स होता है आपका. अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखते हैं. इफेक्ट्स करता, जो मैंने बताया वही स्टेटमेंट्स में है. क्या? इट कैन मूव द बॉडी एट रेस्ट, it can move a body at rest, it can stop a moving body, it can change the speed of the body, it can change the direction of the body, force can change the shape and size of the body as well. ठीक है, तो ये सब फोर्स और फोर्स के काम होते हैं. तो यहाँ पे देखिए, आप कोई पुश कर रहा है, कोई पकड़ रहा है, कोई स्पीड बढ़ा रहा है या कम कर रहा है ना, कोई उसकी डायरेक्शन, बॉल की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कोई जब रोलिंग पिन से हम अपने डो को शेप देते हैं, एक रोटी का, चपाती का, तो शेप कुछ भी होती है, कभी पराठे का शेप, कभी ट्रायंगुलर, कभी रेक्टेंगुलर, कुछ भी. कभी कोई तो स्टार्ट में तो कोई रोटी बनाते समय भूटान का नक्शा बना देता है, तो ये क्या है, इट्स अ फोर्स. ठीक है, तो ये सब फोर्स के हेल्प से ही पॉसिबल होता है, या फोर्स की वजह से ही पॉसिबल होता है. नेक्स्ट है, मैंने बताया टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, तो क्या होता है देखिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में अब हम देखेंगे. ठीक है, टाइप्स हैं ये इसके फोर्स के. तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडी एक्ट करती है अपोजिट डायरेक्शन में और वो बॉडीज का फोर्स इक्वल होता है, तो वो बैलेंस फोर्स होता है. मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, क्योंकि दोनों एक तरफ से उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, तो मूवमेंट कुछ इस तरह से. ठीक है, बैलेंस है. टग ऑफ वॉर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका. फिर ये देखो, द बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी. मतलब अगर हम ऐसे खड़े हैं, यहाँ से मुझे दोनों 50-50 kg के बंदे मुझे ऐसे कर खींच रहे हैं यहाँ से, तो मैं हिल ही नहीं, क्योंकि यहाँ से वो खींच रहे हैं, यहाँ से वो खींच रहे हैं, यहाँ से, तो आई विल बी एट रेस्ट ओनली, द मोशन और द मूवमेंट विल नॉट बी चेंज्ड इन माई बॉडी. ठीक है, तो ऐसा होता है. ऐसे फोर्सेस को बैलेंस फोर्स कहते हैं, जब इक्वल फोर्सेस दोनों तरफ से लगता है. तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? When the force act on a body in opposite direction, मतलब आगे की तरफ कोई चीज़ गिरते जा रही है और कोई उसको पीछे की तरफ धकेलते जा रहा है, मतलब खींचते जा रहा है, तो क्या होता है, वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर,
ये भी तभी जब एक फोर्स दूसरे से ग्रेटर होता है, ये पॉसिबल तभी होता है, और तब रिजल्टेंट फोर्स जो होता है उस बॉडी पे वो इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 0 फॉर द बैलेंस फोर्स एंड नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर द अनबैलेंस फोर्स। तो ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्स ही कहते हैं, जब एक फोर्स दूसरे फोर्स से ग्रेटर होता है या कोई एक फोर्स दूसरे फोर्स से स्मॉलर होता है। लेकिन अगर दोनों ही फोर्स इक्वल होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो वो बैलेंस फोर्स होते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसमें we have taken like कि F1 is greater than F2. Sometimes it happens कि F2 is greater than F1. It hardly matters. Just I am telling about कि एक फोर्स कोई भी ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्सेस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे क्या देखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप जो चल पाते हैं ना रास्ते में वो फ्रिक्शन की वजह से है। अगर फ्रिक्शन लेस होता अर्थ फोर्स में ग्रेविटी, अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती या कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता आपकी सड़कों में या आपके घर पे जो आपका फ्लोर है, तो आप फिसलते रहते या उड़ते रहते, है ना। वो फोर्स ही है जो आपको उस पर चलने के लिए क्या कर रहा है, केपेबल कर रहा है या एबल कर रहा है। यू आर एबल टू वॉक ऑन दैट फ्लोर और वॉक ऑन द रोड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, ठीक है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, ओवर द सरफेस। जो मैंने एग्जाम्पल दिया इट वॉज अ परफेक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब ये क्या है, देखो, अब बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू द स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। एक बॉल है वो तो क्या है कि उसका कोई एज नहीं है, वो गोल है हर तरफ से ना, तो उसको जब आप रोल करते हो रोड पे या फ्लोर पे तो होता क्या है कि वो रोल 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 होते जाता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा इसमें तब तक जब तक कि वो रोड का जो अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको पहले क्या करता है, स्पीड में रहता है, धीरे 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 करके एक मोमेंट आता है कि वो स्टॉप हो जाता है। तो होता क्यों है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड है तभी, ठीक है। तो it happens for this purpose only, and then if we stop pedaling a bicycle it gradually stops. Yes, of course it is actually like that only, gradually stop होता है and then comes down to the stop due to the again frictional force. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, that wheel, ठीक है। व्हील धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और ऐसा एक मोमेंट आता है जब वो स्टॉप हो जाता है। तो ये एक फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल है। देन एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन विच विल नॉट चेंज विद द टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म मोशन है, दैट विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन, यस, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब पुशिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स आर बैलेंस्ड। ये क्या होगा, अगर बैलेंस फोर्स उस पर लग रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। The force exerted on that particular moment will be continue to move if the uniform motion will be exerted on that particular object, ठीक। तो यूनिफॉर्म मोशन वो हो गया। और अगर अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है किसी मूविंग बॉडी पे तो वो क्या होता है, स्पीड या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्पीड या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को, सीधा चल रहा है तो सीधा ही चलेगा, अगर आपको सीधा सीधा अगर उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा तो मुड़ जाएगा या गिर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा उसके साथ, ये अनबैलेंस फोर्स के साथ होता है, ठीक है। फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल पाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। देन अनबैलेंस फोर्स अगर रिमूव कर दिया जाए देन इट विल अगेन कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड दैट हैड एक्वायर्ड टिल देन, तब तक उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते रहेगा जितनी उसकी स्पीड उसमें ऑलरेडी थी। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्सेस के साथ, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर इंक्लाइंड प्लेन पे। देखिए ये बॉडी कैसे इंक्लाइंड, ये नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऊपर जाने वाला वो है एरो है, ये नीचे आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जब मार्बल रोल डाउन हो रहा है इंक्लाइंड प्लेन से इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। ऑफ कोर्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्यों हो रही है, वो ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती पे जिसने उसको खींचा और जोर से इसे नीचे गिरता, जोर से आके नीचे गिरता धम से, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। व्हेन इट गोज अप ऑन द सेकंड इंक्लाइंड प्लेन तो उसकी वेलोसिटी ऑफ कोर्स क्या होगी,
डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, इंक्रीजेस, तो उसको एक्सेलरेशन, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब बॉडी मूव करती है अपवर्ड या ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो डी एक्सेलरेट होता है, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। इट इज़ द अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स आर इक्वल, जब दोनों के इंक्लाइंड वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा तो उस प्लेन का क्या होगा, द मार्बल विल रीच द सेम हाइट विच इज रोल डाउन। सेम हाइट पे ही रीच करेंगे अगर उन दोनों का इंक्लाइंड एंगल दैट प्लेन का इक्वल होगा तो। ठीक है। इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ सेकेंड प्लेन इज डिक्रीज, अगर इसका डिक्रीज कर दिया जाए इंक्लाइनेशन तो क्या होगा, इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट। उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसकी ओरिजिनल हाइट तक पहुंचने के लिए। तो इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ सेकंड प्लेन मेड हॉरिजॉन्टल, और जब उसको सीधा कर दिया जाएगा, अभी तो डिक्रीज बोल रहे थे, अभी पूरा सीधा कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से, तो होगा क्या, द मार्बल विल ट्रेवल फॉर एवर, चलते ही जाएगा। ठीक है, ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। अंडरस्टूड। डिक्रीज किए तो तब तक वो चलते जाएगा जब तक उसकी सेम हाइट नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कर दिए तब तो इट विल मूव फॉर एवर, इट विल ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। It means an unbalanced force is required to change the motion of the marble. ठीक है, अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है ताकि मोशन ऑफ द मार्बल को क्या कर सकें, चेंज कर सकें। बट नो फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन उस मार्बल के लिए चाहिए तो हमको किसी भी ऐसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस वॉज द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक, on an inclined plane. So I hope it is clear now with the example of force of friction and then Galileo's experiment. Now we will go for the next slide. Just see Newton's law of motion. बहुत 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 हेल्पफुल, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मतलब मज़ेदार, मुझे बहुत पसंद है न्यूटन के सारे लॉ, और होपफुली मैं आपको भी अच्छे से समझा पाऊंगी ताकि आपको भी उसका मज़ा आए और वो आपको याद रहे। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। ध्यान से सुनिए, ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। एन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट और इन मोशन और डायरेक्शन विल बी सेम until and unless an external force is exerted on it। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, या मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगा, या एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तब तक जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको उसके मोशन को चेंज ना करे। रेस्ट से है तो धक्का दे दो या थोड़ा सा हिला दो तो मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट है ऑलरेडी, थोड़ा सा रोक दो तो वो अपनी रेस्ट पे आ जाएगा। सीधे जा रहा है या राइट हैंड साइड जा रहा है तो उसको थोड़ा सा चेंज करो तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ये तब होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, नहीं तो तब तक इट विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल वॉट एवर दे आर मतलब लाइक अप्लाइड और एक्वायर्ड विद इट। ठीक है, ये ऐसा होता है, इसको बोलते हैं इनर्शिया, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ मोशन। ठीक है, नेचुरली वो जिस भी स्टेट में होता है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, दैट विल बी इन इट रिमेन्स इन दैट ओनली। दिस इज नोन एज क्या, इनर्शिया। ठीक है, दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके तीनों ही टाइप पर डिपेंड है। ये वाला फोर्स लॉ ऑफ नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला 3 टाइप्स। ठीक है, तो ये है आपका एक और एक्सपेरिमेंट, ये यहीं पे था तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको ऐसे पुश नहीं किया या ऐसे हटाया नहीं, और वो हटा और यहाँ पे नीचे आकर के क्या हुआ, उसके ऊपर जो भी था, जो भी ऑब्जेक्ट था वो जाके नीचे तुरंत बॉटल के अंदर या ग्लास के अंदर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ये देखिए, इफ अ स्ट्राइकर इज क्या है, हिट्स द पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन अ कैरम बोर्ड। यस, वी नो दैट स्ट्राइकर को जब तक आप हिट ना करो तब तक वो जो कॉइन्स होते हैं वो वहीं पे रहते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर। द लोएस्ट कॉइन मूव्स आउट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट
एंड द अदर कॉइन्स फॉल डाउन। ऐसे करके एकदम निशाना मारते हैं ना नीचे वाले को, तुरंत जैसे ही आपने नीचे वाले को ऐसे निशाना मारा स्ट्राइकर से, उसका मोमेंट हटा जैसे ही और तुरंत सारे फॉल डाउन। ये वही एग्जाम्पल है। देखिए आपने जैसे ही उसको हटाया और ऊपर का जो ऑब्जेक्ट था वो तुरंत नीचे आके ग्लास के अंदर तुरंत डिप हो गया, ठीक है, इट फॉल्स डाउन इनटू द ग्लास। नेक्स्ट, द कॉइन प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड ओवर द टम्बलर इज फ्लिक्ड विद द फिंगर, यही सेम चीज हुई, ठीक है। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट द कॉइन फॉल्स डाउन इनटू द टम्बलर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जैसे ही क्या हुआ, कॉइन हो गया किसके अंदर, टम्बलर के अंदर फॉल हो गया, ठीक। ये एक एग्जाम्पल था। व्हेन वी ट्रैवल अ कार, हम जब कार चलाते हैं तब क्या होता है, जब हम कार चलाते हैं तब ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक सडनली, यस इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे ही ब्रेक मारते हैं हम आगे आते हैं, हम अपने रेस्ट है ना हमारी हम तो आराम से कार चला रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम थोड़ा सा मूव टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होता है, ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही होता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन है इसका रीज़न। मतलब अभी तक आपको पता होगा कि हाँ ब्रेक मारने से हम आगे की तरफ आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं ये रीज़न नहीं पता था। ये फिज़िक्स है। मतलब सुबह बोला है ना मैंने, सुबह के ब्रश से लेकर रात के गुड नाइट तक सब साइंस है पूरा। मतलब आप साइंस से पीछा नहीं छुड़ा सकते, कुछ ना कुछ साइंटिफिकली ही होता है हर एक चीज़। कितने सारे केमिकल चेंजेस, कितने फिजिकल चेंजेस, कितनी ऐसी सारी चीज़ें जो हम लोगों को लॉजिकली पता होनी चाहिए जो नहीं होती हैं। तो सुबह सूरज का उगने से लेकर रात के सूरज के डूबने तक, स्टार्स के ट्विंकल होने तक, बेंडिंग के लाइट के बेंड होने तक, वो रिफ्रैक्शन, वो एवरीथिंग इज साइंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक। एंड यू शुड नो, एक्चुअली यू शुड नो, ये आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाती है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। साइंस में इतना मज़ा है, ठीक है। तो आपको ये इसका नॉलेज होते जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते जाएगा एंड यू वुड बी लाइक कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं किसी के भी सामने किसी भी टॉपिक में अगर बोलूँगी या बोलूँगा तो उसके रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस हैपनिंग से रिलेटेड, मुझे उस सिनेरियो से रिलेटेड मुझे साइंटिफिकली कुछ ना कुछ पता होगा, ठीक है। और वो तब होगा जब आप साइंस को बहुत ही अंदर से जानेंगे बार बार। नेक्स्ट देखो, व्हेन वी स्टैंडिंग इन अ बस, द बस बिगिंस टू मूव सडनली, यस एंड इट हैपन्स, एंड वी टेंड टू बस रुकने के लिए तो है नहीं, एंड इट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाते हैं, बिकॉज ऑफ आर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर मूव्स फॉरवर्ड। जो फ्लोर पे हमने अपनी फीट रखी है वो आगे जाती है और हम पीछे जाते हैं, ऐसे होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये मूवमेंट भी, ये क्या होता है, बट द अपर पार्ट ऑफ द मूवमेंट कंटिन्यूस रिमेन टू, हम लोग ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं, बस चलती रहती है। अगर आप खड़े हैं तो, अगर आपको सीट नहीं मिली बाय डिफ़ॉल्ट या अनलकीली तो क्या होता है, ऐसा होता है। हम बस में तो जाना ही है ना, बहुत सारे कोलकाता वगैरह जितनी मेट्रो सिटीज़ है ना, यहाँ तो ऐसा जनरली होता है। तो गाड़ी में ऐसे पकड़े आप वो हैंडल को जो आपका होता है बस में, आप यहाँ पे आपका पैर वहीं है, लेकिन आप पूरा कंटिन्यूसली हिलते जाते हैं। अपर बॉडी पार्ट तब तक हिलते जाता है जब तक वो बस पूरी रुक ना जाए, ठीक है। ये क्या है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट में देखो क्या है, इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास क्या है, देखो, द बॉडी इज एट रेस्ट, कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे ही होगी तब तक, कंटिन्यूसली वो रेस्ट पे ही होगी तब तक जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके क्या ना कर दे, उसकी रेस्ट वाली पोजीशन में मूवमेंट ना ला दे। तो एंड बॉडी इन द मोशन कंटिन्यूस टू बी इन मोशन, body will be in a same particular direction and will be in a particular direction until and unless an exerted force is applied on it. An external force is exerted on it, not exerted force is applied, an external force is applied on it. ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। ये आपकी डेफिनेशन हो गई इनर्शिया की, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ही क्या होगा, इसको मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ हीवियर बॉडी इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ लाइटर बॉडी, ठीक है। क्या होता है,
हमको ये पता नहीं है ना कि कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा फोर्स क्या करेगी, हमसे लेगी, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बॉडी का वेट देके, जिसको हमको हिलाना है ना, उसका वेट देके पता चल जाता है इसमें कितना ज़्यादा वेट लगेगा, इसमें कितना कम वेट लगेगा। ज़्यादा वेट के लिए ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है, ज़्यादा हेवियर बॉडी के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है और लाइटर बॉडी के लिए कम फोर्स की ज़रूरत होती है। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हमको पता होती है, बट इट्स अ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, दिस इज बिकॉज द मास ऑफ हेवियर बॉडी इज मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी। क्यों हुआ, इनर्शिया एंड मास को कनेक्ट कर रहा है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो मास है हेवियर बॉडी का वो ज़्यादा है लाइटर बॉडी के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा फोर्स चाहिए उसके मूवमेंट को, उसके मोशन को चेंज करने के लिए, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, मोशन हो या फिर डायरेक्शन हो। तो ऐसा ही कुछ है, ये देखिए ध्यान से, दोनों के जो मास हैं ऑब्जेक्ट के वो देखिए और दोनों का मूवमेंट देखिए कि कैसा होना चाहिए या कैसा हो सकता है। तो मास ऑफ द बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। बॉडी के मास से पता चलता है कि इनर्शिया कितनी लगनी है, वो इनर्शिया मेजर हो जाती है फिर उससे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ये। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देखिए मास इनटू वेलोसिटी आ गया आपका। द बॉडी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। P, it is denoted by P, momentum denoted by P, mass denoted by M and velocity denoted by V। ठीक है, ये हो गई आपकी P इज इक्वल टू M इंटू V। यहाँ पे बता दिया मैंने ये चीज़ें। ठीक है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ऑफ कोर्स बॉडी अगर रुकी हुई है तो इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज हो ही नहीं रहा है ना, बिकॉज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी डिस्प्लेस हो ही नहीं रही है तो फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब जीरो अपॉन टाइम तो जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। तो इसीलिए बोल रहे हैं जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो वेलोसिटी जीरो होती है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर मैं 50 kg की हूँ और मैं रेस्ट पे हूँ तो मतलब मैं जीरो हूँ, मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, 50 जीरो जा जीरो। ऐसा होगा ना, बस यही एग्जाम्पल है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो, चाहे मास कितने भी किलो का हो। ठीक है, कितने भी किलोग्राम का हो। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम केजी में होता है। ये आपका किस में होता है, ये केजी में होता है। ठीक है, तो ये हो गया केजी में आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका कितना इसकी ऐसा यूनिट, किसकी, मोमेंटम की। एक एग्जांपल ले लिया इसने, अ ट्रक मूविंग एट वेरी लो स्पीड। एक ट्रक जो बहुत लो स्पीड से जा रही है कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ द हैवी मास ऑफ ट्रक। धीरे धीरे भी चलेगी ना, उसकी स्पीड धीरे भी होगी ना, तभी भी वो खड़े इंसान को किल कर सकती है। क्यों, क्योंकि उस ट्रक का ही वेट इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है उस ट्रक का वेट उस बॉडी से कि वो उसको पूरा किल करते हुए आगे बढ़ सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल, अ बुलेट ऑफ मास मतलब क्या होगा आपका, बुलेट ऑफ स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन किल। देखो इतना छोटा सा बुलेट होता है, ठीक है, और अगर वो उसके किसके अंदर आ गया, गन के अंदर आ गया, देन कैन किल द पर्सन बिकॉज ऑफ अ लार्ज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वो जो जिस वेलोसिटी से वो जितनी स्पीड से वो आगे बढ़ता है ना, वो उसको इंसान को किल कर सकता है। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा सा ट्रक स्लो स्पीड के बाद भी इंसान को किल कर गया क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। एक छोटी सी बुलेट जो है उसका मास तो ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन वो जिस स्पीड से जाता है गन से, तो वो भी एक इंसान को किल कर सकता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। मतलब मास भी ज़्यादा और तो भी किल, वेलोसिटी ज़्यादा तो भी किल। ठीक है, तो सो द इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन इट्स, देखो इट्स अ इम्पैक्ट ऑफ अ बॉडी, इम्पैक्ट है बॉडी पे, बॉडी का जो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। अंडरस्टूड। तो एक बड़े ट्रक का भी एग्जाम्पल कैन किल द पीपल, एक छोटे से बुलेट का भी एग्जाम्पल कैन किल द पीपल। ठीक है, तो ये था आपका एक एग्जाम्पल फॉर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका क्या,
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ हो गया इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ में है आपके पास कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force of the in the direction of force। मतलब कि मोमेंटम चेंज हो सकता है विथ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे रेट का ये मतलब है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ता जाएगा तो आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली तो कहीं बोला नहीं, ठीक है। सो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन। अब देखो मैथमेटिकली ये क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, मूविंग विद द वेलोसिटी, मूविंग अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से डिनोट करते हैं, तो आपका आ गया u से इनिशियल वेलोसिटी। देखते हैं, रुको क्या हो गया इसको, ठीक, डन। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आई, इनिशियल वेलोसिटी आई आपकी u, और फाइनल वेलोसिटी को हमेशा ही डिनोट करते हैं किससे, v से। टाइम को हमेशा ही डिनोट करते हैं किससे, t से, और यहाँ पे मास की डिनोट करते हैं m से, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, मास तो चेंज होगा नहीं, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी के साथ। अब ये फाइनल है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे, मास तो चेंज होगा नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी के साथ आएगा एम वी, m इंटू यू, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, m इंटू वी, ये भी फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास चेंज नहीं होगा, बॉडी विल बी द सेम, ठीक है। ये हो गया आपका। तो चेंज क्या होता है, चेंज हमेशा ही फाइनल से इनिशियल का होता है। किससे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब एम वी माइनस एम यू, जिसमें m जो है वो कांस्टेंट है और v माइनस यू आपका आ गया चेंज इन, ठीक है। अब ये चेंज इन मोमेंटम है, मैंने क्या बोला, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है। तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में ऊपर वाली पार्ट को आप एज इट इज रखिए, दैट इज ऑलरेडी डन। रेट ऑफ चेंज ऑफ की वजह से क्या आ गया, रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है आपका क्या, जो डेरिवेशन है, ठीक है। ऑन अप्लाइड फोर्स है अब, है ना, ऑन अप्लाइड फोर्स वो पहले ही बोल चुका है कि क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ बॉडी इज, चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, ठीक। ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं जब भी तो एक कांस्टेंट आता है, तो हमने यहाँ पे k कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, और ये डाल दिया आपने m v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया आपका। बट हमको ये पता है कि ये जो है ये पूरा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टी के बदले मैं a लिख सकती हूँ, तो लिख दिया। चलिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, यहाँ से हटा करके थोड़ा सा प्लेस बना देती हूँ। देखिए F इज इक्वल्स टू के तो है ही, M भी है, और इस पूरे पार्ट के बदले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे A। ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। F इज इक्वल्स टू एम ए, के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, के की वैल्यू 1 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से समझो, ऐसा यूनिट बनाने के अच्छे तरीके होते हैं। एक्चुअली फोर्स इज द न्यूटन, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन फोर्स के साथ मास है जो कि केजी में आता है, और एक्सिलरेशन जो है जो मीटर पर सेकंड में आता है। तो हो गया आपका, देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन से नोट करते हैं, ये न्यूटन ने बनाया है, तो F इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो n इज अ ऐसा यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। जो F है, F तो कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप F यूज़ करोगे फोर्स को, आप उसमें न्यूटन लगाओगे, उसकी ऐसा यूनिट। तो ये था इसका
किसका? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लॉ, बहुत सिंपल, हर इंसान ये बोलता है, आता जाता हर इंसान को, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, जो बोगे वही काटोगे, जैसा करोगे नहीं, जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। ऐसा तो है नहीं अभी कोई ये कि एक झापड़ मारो तो दूसरा भी गाल दे दो सामने, ऐसा आजकल कोई बचा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, जितनी फोर्सफुली आप मारोगे उतनी फोर्सफुली आपको सहना पड़ेगा, चाहे वो आप मुंह से मारो चाहे वो आप हाथ से मारो। मुंह से मारने का मतलब जितना गंदा अगर हम इंसान किसी को बोलते हैं उतना ही हमको सुनना भी पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं मीठे वचन रखो, प्यारे वचन बोलो, दूसरों के साथ अच्छा बोलो। अपनी जो ये जो टंग है ना, टंग मतलब जबान से कही गई बात, वही इंसान को धूप में रखती है, वही इंसान को छाँव में रखती है, वही इंसान के फ्रेंड बनाती है, वही इंसान के एनिमी बनाती है, वही इंसान के क्राउड मतलब रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल अच्छे रखती है, वही इंसान को अकेला छोड़ देती है। तो इसका मतलब सब मीठी वाणी बोलिए बच्चा, ठीक है, प्यारा बोलिए, अच्छा बोलिए, अच्छे से सबसे रिस्पेक्टफुली बात करिए। यही तो पेरेंट्स और टीचर सिखाते हैं, है ना, यही अच्छे फ्रेंड्स सिखाते हैं। ठीक, कम बैक टू द पॉइंट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि थर्ड लॉ है ये, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्यों ना कुछ अच्छा करें तो अच्छा मिले। ठीक है, तो चलो ये एग्जाम्पल्स हैं इसके बहुत सारे, साइंटिफिकली मैंने तो बहुत थ्योरेटिकली बताया आपको, और वो ज़रूरी भी होता है बीच में थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाना। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ आप, जितनी भी वैल्यूएबल पर्सन हो जाइए आप एज अ क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई में कितना भी कोई आपको जान ले, लेकिन आपकी जो वैल्यू है आपके डिसिप्लिन, आपके मोरल से आती है। ठीक है, आप कितने वैल्यूड, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आपको कितने एम्पैथी है लोगों से, इससे आती है। ठीक है, कम बैक, थोड़ा मॉरल वैल्यू बिल्कुल आप उसको अंदर डालते जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर अ पर्सन टू प्रूव दैट एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जस्ट सी, टेक टू स्प्रिंग बैलेंस, यस टेकन। ठीक, कनेक्टेड टुगेदर, कनेक्ट कर लो दोनों को साथ में। फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बी टू द रिजिड सपोर्ट। ठीक है, एक सपोर्ट के साथ बी वाले स्प्रिंग बैलेंस को आप स्टिक कर दीजिए कहीं पे। ठीक है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड पुलिंग बाय फ्री एंड, जब यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको खींचा जा रहा है, बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग्स, दोनों की सेम रीडिंग दिख रही है। देखो आप फोर्थ पॉइंट पे, ये भी फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, मतलब 100 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 100 न्यूटन फोर्स, हाँ, और 100 यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, दिस शोज दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ऑन बी इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट फोर्स, क्योंकि वो तो रुका हुआ है, वो अपनी तरफ से दीवार की तरफ से चिपका हुआ है, यहाँ से हम खींच रहे हैं, दोनों इक्वल है, दोनों की रीडिंग सेम। ठीक है, तो क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज एक्शन एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए इज रिएक्शन। ठीक है, ये ए का एक्शन क्यों हुआ, बी का रिएक्शन क्यों हुआ, उसका रीजन है, दीवार तो खुद से आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही है ना, आप ही ने पकड़ा हुआ है ना वो ओपन एंड वाला पार्ट स्प्रिंग का, आप ही उसको खींच रहे हैं, है ना, तो आपका एक्शन, वो तो रिएक्शन बाद में दिखाया है। ठीक है, तो ये है, ये था आपका एक्शन वाला स्प्रिंग, और यहाँ से आपको रिएक्शन मिल रहा है ड्यू टू द दिस क्या वाला, ये जिससे रिजिड सपोर्ट से ये जुड़ा हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये था एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड है आपके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं इसमें, जो मैंने राइफल का भी, गन का और बुलेट का एग्जाम्पल दिया था, ये भी एक एग्जाम्पल है। देखिए, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब बुलेट को फायर करते हैं गन से तो क्या होता है, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स, वो बाहर की तरफ निकलेगा ना ऑफकोर्स, लेकिन आपको बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, पीछे की तरफ उतनी जोर से खींची जाती है, ऐसे खिंचाता है वो। ठीक है, तो इस तरह का जो फोर्स आता है आपका, एकदम झटका जो आता है, उसी स्पीड से उसी स्पीड से वो ऊपर बाहर की तरफ निकलती है बुलेट। देखो, रिकॉइल ऑफ द गन, ये पीछे की तरफ है, रिकॉइल फोर्स ऑन द गन, ये रिएक्शन है, और ये आपका एक्सिलरेशन है। ठीक है, ये एक्सिलरेटिंग फोर्स है, एक्सिलरेटिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये रिकॉइल फोर्स है आपका जो गन पे लगता है उतनी ही जोर से, एक्शन पे रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो ये था आपका एक एग्जाम्पल किसका, अगेन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट है, व्हेन अ सेलर जम्प्स ऑन अ बोट, जब सेलर जंप करता है बोट पे, ध्यान से देखो, ये जंप बोट पे कर रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द बोट,
बोर्ड से बाहर। ही एक्सर्ट अ बैकवर्ड फोर्स, हाँ लगता ही है, आप कभी भी देखना आप आगे बढ़ने से पहले वो पीछे की तरफ आपका पैर जाता ही जाता है। तो बैकवर्ड फोर्स जब होता है बोर्ड पे तो बोर्ड वाला एक्शन होता है, ठीक है, और बोट ही इक्वल और अपोजिट फोर्स को किस पे लगाती है, सेलर पे, ताकि वो क्या कर सके, जंप फॉरवर्ड हो सके, और इसी वजह से सेलर बाहर की तरफ कूद पाता है। अगर इस रिएक्शन और एक्शन के फोर्स में थोड़ा भी अनबैलेंसिंग हो जाता है तो डूब जाते हैं, अनबैलेंस हो गई आपकी बोट और डूब गए, आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जितनी आपको बाहर की तरफ जाना है उतना ही फोर्स आप जब बोर्ड पे लगाते हो तो बोर्ड का एक्शन होता है, और बोर्ड फिर आपको उतना ही उसी रिएक्शन के साथ आपको बाहर की तरफ के लिए एक फोर्स एक्सर्ट करती है आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो ये है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून इज रिलीज्ड, एयर फिल्ड बैलून को रिलीज कर देते हैं आप, द फोर्स ऑफ द एयर कमिंग आउट ऑफ द बैलून, जिस फोर्स से एयर बाहर निकलती है बैलून से, एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन द बैलून एंड इट मूव्स अपवर्ड, वो सर से ऊपर उठ जाता है कि नहीं। आपने बैलून फुलाया, छोड़ा, ऐसे छोड़ना, बैलून को ऐसे फुला के, ये फुलाया यहाँ से, ये पकड़ो ऐसे, और ऐसे जब छोड़ते हो सर से ऊपर की तरफ भागता है, और फिर जाके जब पूरी हवा खत्म हो जाती है तो नीचे आ जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्शन और रिएक्शन का। नेक्स्ट है अ रॉकेट इज फायर्ड, जब रॉकेट फायर होता है तब क्या होता है, देखो फोर्स ऑन हॉट गैस जो नीचे की तरफ होता है और फोर्स ऑन रॉकेट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो नीचे की तरफ आया वो एक्शन और जो ऊपर की तरफ गया वो रिएक्शन, ठीक है। देखो द बर्निंग गैस इज कमिंग आउट इज एन एक्शन, ठीक है, एट एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन रॉकेट, दैट इज रिएक्शन एंड इट जस्ट मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन कभी आएगा तो आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन लिखोगे तो यू विल बी टोटली करेक्ट, है ना, ये याद रखना है आपको। तो इस तरह से ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। यहाँ देखो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बिफोर कोलिजन वो उसमें क्या था, इनके मोमेंटम बिल्कुल कांस्टेंट थे, जैसे ही कोलाइड हुए तो उनके मोमेंटम चेंज हुए। वो कैसे चेंज हुए, देखो यहाँ पे कंजर्वेशन, मोमेंटम चेंज होने के बाद भी कंजर्व्ड हैं, मतलब जैसा पहले थे वैसे ही बच गए। लाइक जस्ट सी द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन is equal to the sum of momenta after collision provided there is no unbalanced force था ही नहीं, बैलेंस फोर्स था, इक्वल था पहले भी और आफ्टर द कोलिजन भी। तो अनबैलेंस फोर्स एक्ट थे ही नहीं उनके ऊपर, तो वो क्या रह गए, बिल्कुल ही कंजर्व्ड रह गए, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, देखो ये हुआ कैसे, देखो दिस मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम, ये टोटल मोमेंटम है जो कि ऑब्जेक्ट में इज अनचेंज्ड मतलब कंजर्व्ड बाय कोलिजन ऑल्सो। तो दो आपके हैं यहाँ पे, दो आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक का यू ए है, यू ए मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू बी मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ये है आपका ए, ये आपका बी, दो हैं आपके एम ए है, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, ठीक, कुछ इस तरह से दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक, दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, एक मूवमेंट आया, दोनों ऐसे जुड़े, ठीक है, जुड़ गए, ठीक है, और ये हो गया इक्वल एंड अपोजिट। तो एफ ए बी मतलब फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, इक्वल हो गए दोनों ए और बी, ये बता रहा है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है फिर, वी ए फाइनल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये ए मास ए को लेके ही, और ये जा रहा है बी मास बी को लेके ही फाइनल वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये एरो हो गया ऐसे, जो पहले थे वही सिचुएशन में आए आफ्टर द कोलिजन, इवन आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे दिखा दिया मैंने ए बी मासेस एम ए एम वी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दिखा दिया इनिशियल वेलोसिटी यू ए यू बी वेयर यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। व्हेन टू बॉल्स विल कोलाइड ईच अदर, जब दो बॉल एक दूसरे से मिले, ठीक, तो क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन एट टाइम टी ए एक्सर्ट्स एन अपोजिट
ए एक्सर्ट्स फोर्स, ए ने फोर्स एक्सर्ट किया, मैंने बोला ना फोर्स ऑफ ए ऑन बी एंड फोर्स ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, एंड बी एक्सर्ट्स फोर्स बी, V if VA and VB are the final velocity of A and B after collision. Before collision it were U and A. After collision the velocity becomes VA and VB. ठीक है, तो the momentum of ball A and after collision, ये देखो momentum क्या होगा, momentum क्या हुआ किसका, of ball A. पहला क्या था, MA था तो UA था before collision, और आफ्टर कॉलिजन इट बिकम्स MA एंड VA, ठीक है, ये VA MA हो गए. सेम फॉर B, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, ये ऐसे बने आपके, ठीक, ये बिफोर एंड आफ्टर का सिचुएशन. अब होता क्या है देखिए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ड्यूरिंग कॉलिजन. चलिए अब लिख लेते हैं, अब इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे हम कुछ लिख लेंगे. चेंज क्या होता है, चेंज आपको बताया मैंने, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक, तो हुआ क्या, एक MA कॉमन निकाल लो, ठीक है, बचा क्या आपके पास VA माइनस UA, ठीक. अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो आप ऑन टाइम कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकल जाएगा आपका, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कर लो यहाँ पे, तो आपको टेंशन ही नहीं होगी कि नीचे क्या क्या चेंज हुआ. फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो रहा है, मोमेंटम ऑफ B, क्या किया आपने, ये देखिए MB था ये फाइनल माइनस MB इनिशियल, ठीक है, अपॉन T, तो क्या हुआ, MB कॉमन निकाल लो, VB माइनस UB अपॉन T, हो गया, दोनों का A और B का निकल गया, यस निकल गया, ठीक है. अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, अब ये भी दिखाया था मैंने कि FA का जो फोर्स था, FA का B पे जो फोर्स था वो FB का A पे इक्वल एंड अपोजिट था, ठीक है, तो दोनों को इक्वल रख दो, FA इज इक्वल टू FB, क्योंकि ये F ही तो निकाल रहे हैं हम, ये B के लिए और ये A के लिए, ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के आसपास रख दो, दोनों की वैल्यूज रख दिए, इक्वल एंड अपोजिट था, बिल्कुल अपोजिट था, MA इज इक्वल टू माइनस MB, सारी वैल्यूज रख दो, वैल्यूज रखने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, आप ट्रांसपोज करेंगे और आपको ये फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, क्या, फाइनल आपका मोमेंटम मिलेगा ये, ठीक है, क्या मिला, MA UA प्लस MB UB, मतलब U वाली टर्म्स को एक साइड ले आया B और A के, और V वाली टर्म को, फाइनल वेलोसिटी वाली टर्म को आप एक साइड ले गए A और B के, दोनों के ही पार्टिकल्स के. तो ये हुआ आपका मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कॉलिजन, मतलब MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA इज इक्वल टू MB VB, ठीक है. तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट 3 स्टेप समझाए हैं आपको, और होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया. अभी तक के सारे स्टेप्स को हमने, सारे स्लाइड्स को हम समझते गए. ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए, ठीक है, वो था आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन, देन हमने मोमेंटम ऑफ बॉडी पढ़ा, इनर्शिया एंड मास का रिलेशन पढ़ा, इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, और फर्स्ट लॉ भी पढ़ा हमने, देन हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखा, देन हमने फोर्स के इफेक्ट्स, फोर्स के टाइप्स सब देखे, ठीक है. तो इसका मतलब हमने ख़त्म किया अपना ये क्या टॉपिक को. तो आई होप कि ये सब समझ में आ रहा है आपको, ठीक, और सब कुछ समझाते हुए मैंने इस चैप्टर को ख़त्म किया है, एंड आई होप कि आपको ये पूरे के पूरे टॉपिक्स विद एग्जाम्पल विद डेरिवेशन सब कुछ समझ में आ गया है. और इसी आशा और इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करती हूँ. टिल देन जस्ट बी हैप्पी, stay tuned, be continue and give your time to your studies because your exams are not so far. So just be confident, take a revision again and again. Revision भी fruitful होना चाहिए, otherwise you will not get a good marks. So next time मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ. Till then just be happy and like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. Be happy.